Hello students, my name is Surendra Chaudhary, Department of Mathematics, Parth Ashram, Edu Services, पटना। आज हम IIT जेई का जो सिलेबस है उसका फाउंडेशन पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कक्षा 11 के अंडर में आता है। मैं आपको कुछ बातें पहले क्लियर कर देना चाह रहा हूँ क्योंकि IIT जेई जो है वो स्कूल एजुकेशन पर बेस्ड है। जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है या फिर जो भी रेस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं उनका जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही आईआईटी अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो हम उसी हिसाब से चलेंगे जैसा हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है। तो इसके अंदर मैं आज आपके सामने 11th क्लास की मैथमेटिक्स जो आईआईटी के लिए पढ़ानी जानी चाहिए वो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। वैसे तो मैं हिंदी में ही बात करूंगा, सारा एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको हिंदी में दूंगा, लेकिन जो लिखूंगा मैं या फिर जो भी क्वेश्चंस लेंगे हम लोग वो इंग्लिश में लेंगे। लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। इसीलिए आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मैं अपने आप ही उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मेरी तरफ से, ठीक है। सो हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 11th फाउंडेशंस आईआईटी जेई के लिए आता है और वो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक मैथ्स की बात करें, जैसा आप बोले इससे कुछ नहीं होता। सो नाउ बेसिक मैथ्स के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक जो कवर अप करने वाले हैं उनको हम लोग पहले इनलिस्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। पहला टॉपिक सेट थ्योरी एंड फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। फंडामेंटल ऑफ मैथ्स पहला टॉपिक हम लोग लेंगे सेट थ्योरी एंड फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। दूसरा टॉपिक हम लोग लेंगे बेसिक मैथ्स के अंडर में, वो आएगा अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। क्या होता है वो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हम लोग उसे एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा टॉपिक इसके अंदर में आएगा और वो हम लोग लेंगे मॉडुलस, एंड फोर्थ टॉपिक हम लोग लेंगे इसके अंदर लॉगरिथम एंड फिफ्थ टॉपिक हम लोग इसके अंदर लेंगे वो आएगा हमारा नंबर सिस्टम। वैसे तो नंबर सिस्टम एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन हम लोगों को वही नंबर सिस्टम के बारे में देखना है जो हम लोगों ने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा। इज इट क्लियर? बाकी हम लोग इनका पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। सेट थ्योरी भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन जितना हमें बेसिक मैथ्स के लिए चाहिए उतना हम लोग सेट थ्योरी देखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? और बात आती है कि सेट थ्योरी को भी हम एज ए चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में अपने आप में एक टॉपिक है। फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का मतलब है कि इसके अंदर जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो 9th-10th में हमें रिवाइज करने चाहिए, जो हमारा फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। तो ये इतने टॉपिक्स हम लोग एक बेसिक मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे। देयर आर 5 टॉपिक्स। इनको हम लोग पहले डिटेल थ्योरी प्लस एग्जांपल्स लेंगे, फिर लास्ट में आपको और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम भी कराई जाएंगी और उसके बाद आपको जो इंस्टीट्यूट का हमारा असाइनमेंट्स वगैरह है वो आपसे करवाया जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब पहला टॉपिक सेट थ्योरी एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स। सो सेट थ्योरी के अंदर हम लोग पॉइंट वाइज लिखते जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पहला पॉइंट आपके समझ लिखूं और पहला डेफिनेशन मैंने आपको लिखा सेट। पहली बात, सेट होता क्या है? सेट को हिंदी में कहते हैं समुच्चय।
सेट को क्या कहते हैं हिंदी में? समुच्चय कहते हैं। खैर हिंदी आपको धीरे धीरे आ जाएगी, हिंदी से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैं मिला के पढ़ाऊंगा, तो ना तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी और ना ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। इज इट क्लियर और नॉट? सो बात कर रहे हैं हम लोग सेट की। तो सेट का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। पहली बात, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, the collection of well defined object is known as set. The collection of well defined, the important word is here well defined object. well defined का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं इसकी हिंदी की, तो ये होता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब होता है अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ। वेल डिफाइन का मतलब होता है जो अच्छी तरह से अरेंज किया हुआ, जिसका मीनिंग हो। सो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नॉन एज सेट। देखिए जो इस डेफिनेशन में काम की चीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको बताया यहां पर क्या होता है, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब होता है जो अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ हो। सर कैसे? जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिखूं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, n कैपिटल N से लिखा। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 100। सारे कुछ बातें तो ठीक है, हमने भी पढ़ा था 9th 10th स्टैंडर्ड में कि नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट फ्रॉम 1 से होता है और कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। मतलब 1 के बाद 1, 2, 3। तो मैं आपको कुछ बातें क्लियर करते हुए जाता हूं। किसी भी सेट को, जिस भी सेट का नाम होता है उसको उसके कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, इसीलिए उसको हम लोगों ने किससे लिखा है? n कैपिटल से लिखा है और फिर इस ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। हम आगे इसके जस्ट बाद इसके ब्रैकेट्स के बारे में बात करेंगे। 1 2 3 4 5 जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है बच्चा? एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स कहा जाता है। ये जितने भी होते हैं एलिमेंट्स कहा जाता है। ये कौन सा ब्रैकेट है? कर्ली ब्रैकेट। ब्रैकेट के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो इनको हम लोग कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। तो जरा देखिए, एक तरह से आपने अलग डिफाइन कर दिया द कलेक्शन। कलेक्शन मतलब आपने कोई इकट्ठा किया, वेल डिफाइंड मतलब एक प्रॉपर तरीके से आपने इसको अलग अलग सेपरेट किया और इनको आपने रख दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? सेट बोलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल की हम लोग बात करें। जैसे यहां पर हमने एक एग्जांपल लिखे, the set of fruits which provides vitamin C। मतलब ये कह रहा है कि the set of fruits which provides vitamin C, ऐसे फ्रूट्स जो आपको क्या देते हैं? विटामिन सी देते हैं। तो उनका आप लोग क्या बना दीजिए? एक कलेक्शन बना दीजिए। तो मैं इसको यहां पर अगर लिखने की कोशिश करूं तो F स्टैंड्स फॉर फ्रूट्स। इन फ्रूट्स को मैंने फिर से ब्रैकेट स्टार्ट किया। जितने भी फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो आपको क्या देते हैं? विटामिन सी देते हैं। तो पहला हमने नाम लिख दिया, लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स एटसेट्रा। सो और इसको आपने बंद कर दिया। मतलब ये सेट बन गया किसका? द सेट ऑफ फ्रूट्स व्हिच प्रोवाइड्स व्हाट? विटामिन सी। ऐसे फ्रूट्स जो हमें क्या देते हैं? विटामिन सी देते हैं। तो उसको हमने क्या किया? वही काम किया। इसको कैपिटल लेटर से लिखा, L से, एक कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, और भी आप लिख सकते हैं, मेरे को इतने याद है। आप लोग जितने चाहें लिख सकते हैं। आप जो विटामिन सी देते हैं उनको आपने एक कलेक्शन बना लिया। तो सेट का डेफिनेशन आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और मैं मोर क्लियर करने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए हमारे क्लासरूम है। एक क्लासरूम में बॉयज भी रहते हैं, गर्ल्स भी रहते हैं। बॉयज रहते हैं, गर्ल्स रहते हैं। तो बॉयज को हम लोग एक तरह से एकदम अरेंज करके बिठाया जाए, गर्ल्स को भी एक तरह बिठाया जाए, बीच से रास्ता छोड़ दिया जाए। तो अगर बाहर से कोई भी बंदा आने वाला होगा
तो उसको उस क्लास का अरेंजमेंट एक बहुत ही प्रॉपर वे में दिखाई देगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो क्लास के स्टूडेंट्स का क्या है, एक सेट है। वो तो हमने एक बैठने के तरीके से बनाया। और भी हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम उनके रोल नंबर वाइज उनका एक सेट बना दें कि भाई 1 से लेकर के 20 तक के बॉयज इधर बैठेंगे, फिर 20 से 40 तक के इधर बैठेंगे पीछे की साइड में, फिर इधर एक फिर 40 के बाद 40 से 60 की गर्ल्स इधर बैठेंगी और 60 से 80 तक की गर्ल्स इधर बैठेंगी। दैट मींस आगे के पोर्शन में हम लोगों ने गर्ल्स को बिठा दिया और पीछे के दोनों पोर्शंस में हमने किसको बिठा दिया, बॉयज को बिठा दिया। उसी प्रकार से हम उनके एज के हिसाब से भी क्या बना सकते हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना सकते हैं, तो जो वो उनका क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड मैनर हो जाएगा। तो इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वैसे हम लोग सेट एक अलग टॉपिक लेके पढ़ेंगे, लेकिन जितना हमें इस बेसिक मैथ्स में रिक्वायरमेंट है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए, उतना हम लोग इसमें देख लेंगे। नेक्स्ट, तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ किसका, सेट का। सेट का डेफिनेशन आपको शायद आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेट का मतलब हिंदी में कहते हैं समुच्चय, और वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको इसके अंदर बताया सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब होता है बच्चा, ऐसा कोई नई चीज नहीं है सुपरिभाषित। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनको भी हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वैसे मैं ज्यादा हिंदी लिखूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कि भाई जो सेट है, उस सेट को हाउ टू राइट द सेट, सेट को लिखने का तरीका, हाउ टू राइट सेट, सेट को लिखने के क्या वे होंगे। सो हमारे पास सेट को लिखने के दो तरीके, पहला हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एक दो फॉर्म होते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा फॉर्म, इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो पहला हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो साहब इसके अंदर क्या होता है वो भी लिख लेते हैं। इन दिस फॉर्म we list the elements। हम लोग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे उनको, एक टेबल बनाएंगे। we लिस्ट की बजाय हम लोग यहाँ पर we write in the form of टेबल लिख सकते हैं या लिस्ट बना सकते हैं। तो इसीलिए इस पहले फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। जैसे मान लीजिए लिस्ट के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं the set of vowels को हिंदी में कहते हैं स्वर। तो इसको हमने कैपिटल V से डिनोट किया। V is equals to A E I O U। हमने इनकी क्या बना दी, लिस्ट बना दी। या फिर हमने एक और एग्जांपल हमने भी लिया था द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर। एक लिस्ट की फॉर्म में हम लोग इन्हें लिख दें, तो ये हमारा पहला मेथड हो जाता है कौन सा, रोस्टर फॉर्म, या फिर कौन सा फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। इज इट क्लियर हो गया। दूसरा फॉर्म होता है हमारा जो सेट को लिखने का होता है, दूसरा फॉर्म उन्हें कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो मेथड होता है, ये जो फॉर्म होता है, ये दूसरा फॉर्म होता है किसी भी सेट को लिखने के लिए। तो इन दिस फॉर्म, इसके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। इन दिस फॉर्म वी राइट द डेफिनेशन, या फिर फॉर्मूला, we write the definition formula of the given set। ठीक है साहब। इसमें बोला कि साहब जो सेट बिल्डर फॉर्म है, उस सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, इन दिस फॉर्म वी राइट द डेफिनेशन, मतलब उस सेट की क्या डेफिनेशन है, फॉर्मूला, और भी हम लिख सकते हैं क्या, उस सेट की हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी। क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द सेट।
प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन सेट। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि उसका क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, या फिर कोई क्या लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, मतलब उस सेट का क्या फार्मूला है, और या फिर क्या लिखते हैं, उस सेट से रिलेटेड हम लोग क्या लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। कैसे साहब? तो ऐसे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे साहब, वो बताइए जरा, लिख के कैसे लिखेंगे हम लोग। तो ठीक है, मान लीजिए मैं आपके सामने ऊपर में एक एग्जांपल लेता हूं। इस तरफ मैं यहां पर लिखता हूं एक सेट जिसका नेम क्या है, एक सेट है ए, एक सेट है, इसको मैं लिखा x कॉलन, या फिर इसको हम लोग स्लैश भी लिख सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलन, या फिर क्या बोलेंगे, स्लैश। x नाम है, आप y भी लिख सकते हैं। और फिर मैंने यहां पे लिखा x इज इक्वल टू कितना लिखा, 12, और जहां पर n बिलोंग्स टू क्या लिखा मैंने, नेचुरल नंबर। ठीक है साहब। तो ये क्या है, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है, कैसे, a एक किसी सेट का नाम है, x एक वेरिएबल्स मैंने यहां पर यूज किया जिसकी वैल्यू यहां पर आएगी। इसको मैंने दो बिंदी जो मैंने यहां पे लगाई, इसको मैंने बोला कॉलन, या फिर इस कॉलन की जगह आप एक ऐसे तिरछी लाइन खींच सकते हैं, x कॉलन और स्लैश, x बराबर 12। तो ये जो लिखा ना x बराबर 12, ये इसका क्या है, फार्मूला है। इसका क्या है, फार्मूला है, या फिर इस सेट की प्रॉपर्टी है। या तो आप इसे फार्मूला बोल दीजिए, या फिर इस सेट की क्या बोल दीजिए, प्रॉपर्टी बोल दीजिए। तो मैंने यही लिखा था, इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस फॉर्म वी राइट द डेफिनेशन, या फिर फार्मूला ऑफ द गिवन सेट, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन सेट। तो यही जो लिखा हुआ है x बराबर 12, n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। x बराबर 12 इस सेट का प्रॉपर्टी, इस सेट का नेम क्या है, a जो सेट है उसका नेम, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो x बराबर क्या लिखा हुआ है, 12, n बिलोंग्स टू क्या लिखा है, नेचुरल नंबर। तो ये इस फॉर्म में जो भी कुछ लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कौन सा फॉर्म बोलेंगे, टैबुलर फॉर्म बोलेंगे। तो साहब ठीक है, ये बताइए, अगर मान लीजिए हम इसको इस वाले सेट टैबुलर फॉर्म, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करना चाहे किसमें, रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए उसने लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो हमने पहले लिखा साहब n बराबर कितना लिया, 1। नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग कहां से होता है, 1 से। तो हमारे पास x का जो वैल्यू आएगा वो कितना मिलेगा, 2। n बराबर कितना लिया, 2, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 4। n बराबर कितना लिया, 3, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 6, एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो ये मेरे पास जो सेट निकल के आएगा, a बराबर जो सेट आएगा उसमें पहला एलिमेंट n बराबर 1 रखा अपने नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग, तो ये कितना मिला, 2, 4, 6, 8, एंड दिस इज गोइंग ऑन। तो ये मेरे पास कौन सा फॉर्म आ गया बाबा, ये मेरे पास कौन सा फॉर्म आ गया, दैट्स कॉल्ड व्हाट, टैबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म आ गया, टैबुलर फॉर्म आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो लिखा हुआ था, इस फॉर्म को आपने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, टैबुलर फॉर्म को में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि टैबुलर फॉर्म से हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, टैबुलर फॉर्म को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में, या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये हमारा दो तरीके हुए किसी भी सेट को लिखने के लिए। पहला तरीका हमारा क्या था, रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म, और दूसरा तरीका हमारा क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों फॉर्म को हम लोग आपस में एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको यहां पर एक ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया, और वो कौन सा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट। तो अभी तक हमने सेट लिखना सीखा, और भी आगे हम सेपरेट टॉपिक लेंगे सेट, तो उसके अंदर इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है उतना मैंने आपके समक्ष इसको बताया। करेक्ट। सो ये हमारा पहला पॉइंट किया हमने, जिसमें हमने सेट की डेफिनेशन को समझा और सेट को लिखने का तरीका समझा कि कैसे हम लोग सेट को लिखते हैं, कितने तरीकों से लिख सकते हैं, कितने फॉर्म होते हैं। तो देयर आर द 2 फॉर्म। पहला फॉर्म कौन सा हो जाएगा बाबू, पहला फॉर्म कौन सा हो जाएगा हमारे पास, रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। इज इट क्लियर और नॉट?
तो सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी बात थी, ये कोई टफ चीज नहीं है, बस धीरे धीरे आप तो आगे बढ़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ही की तरफ से मैं क्वेश्चंस भी करूंगा, बहुत प्रयास करने की कोशिश करूंगा कि आपको चीजें समझ में आए। इज इट क्लियर? सो अब हम दूसरा पॉइंट इसके अंदर लेते हैं, हमने इसको लिखने का तरीका समझा, अब दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं कि भाई ब्रैकेट्स क्या होते हैं। ब्रैकेट्स कोष्टक कहते हैं इनको हिंदी में, ब्रैकेट्स। जब एक 3 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं, पहला ब्रैकेट्स इसी को नाम दे देते हैं, क्या है इस ब्रैकेट्स को हमने क्या कहा, कौन सा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट। कौन सा है बेटा, कर्ली ब्रैकेट। दिस इज कर्ली ब्रैकेट। स्पेलिंग कोई इधर उधर हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, नॉट इन इंग्लिश, तो स्पेलिंग हो सकता है इधर उधर, तो उसके लिए मैं आपसे उस बात के लिए कोई इशू करने की जरूरत नहीं है। हम कंसेप्चुअली सारी चीजें देखेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स कई बार हो जाता है लिखते लिखते बोर्ड पे, तो खैर उसको छोड़िए। दिस इज द कर्ली ब्रैकेट। मंझला ब्रैकेट कहते हैं इसको। इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट सेट। इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट क्या होता है? टूटा हुआ। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? टूटा हुआ होता है। वो कैसे होता है बताइए, एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपके समक्ष लिखा है एग्जांपल, मान लीजिए एक सेट लिखा एक सेट लिखा और उसके अंदर मैंने लिखा 2 4 6 कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब है ये जो लिखा किस ब्रैकेट में लिखा, इस सेट को लिखा इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट का मतलब टूटा हुआ सेट, कंटीन्यूअस नहीं, मतलब 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, फिर 4 के बाद 5 नहीं है, 4 के बाद 4.1 भी नहीं है, मतलब only 2, only 4, only 6, there are 3 elements। इसका मतलब जितने होते हैं वही लिखा जाता है इसके अंदर। इसका मतलब only 3 elements। कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 3 ही एलिमेंट है, ना ज्यादा ना कम। मान लीजिए मैं इसके अंदर एक और डालूं तो उस केस में कितने हो जाएंगे? 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट जो होता है ना वो डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट का मतलब ये होगा कि भाई 2 के बाद 2.1 नहीं है, इसका मतलब 2 4 6 मात्र 3 एलिमेंट है। मतलब कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट की जब बात करें, हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो हम लोग कौन सा ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग बीच वाला कोष्टक भी कहते हैं, मंझला ब्रैकेट भी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट का मतलब टूटा हुआ, मतलब ओनली वही जो उसके अंदर लिखा हुआ है, ना उससे कोई ज्यादा और ना उससे कोई कम। इज इट क्लियर? सो ये मेरे पास ब्रैकेट्स में पहला मैंने ब्रैकेट्स बताया आपको, कौन सा? कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ओनली कौन सा होता है? ओनली जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसी के बारे में बात होती है, ना उसके आगे ना उसके पीछे, मतलब जो लिखा रहता है वही स्पेसिफिक होता है। ये बात आप समझने की कोशिश करें और हम आगे एग्जांपल से इस बात को और आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिर 2 टाइप का ब्रैकेट्स और होता है। एक ब्रैकेट हमारा ये होता है और एक ब्रैकेट हमारा ये होता है। इसे क्लियर होगा? ये दोनों इसे कौन सा ब्रैकेट कहते हैं भाई? छोटा ब्रैकेट कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट। और इसे क्या कहते हैं भाई? स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है। ये इन दोनों का क्या होता है? यूज क्या होता है? यूज इन दोनों ब्रैकेट्स का यूज क्या होता है? इन दोनों का तो यूज है दे या these brackets are used for continuous set। मतलब जो कंटिन्यूटी, मतलब कहीं टूटना नहीं चाहिए, मतलब 2 के बाद जो 4 आएगा तो उसके अंदर 2.1 2.2 2.3 वगैरह वगैरह 3 तक, और फिर 3 से भी आगे 4 तक सारा कंटिन्यूअस क्लियर है। इसको स्मॉल ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं और इसे ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका दूसरा नेम? ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं।
इसका दूसरा नाम है ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जैसे स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसे क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? क्लोज ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारे पास मैथ्स में हम लोग 3 प्रकार के ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला मैंने आपको बताया कर्ली ब्रैकेट्स, और उस कर्ली ब्रैकेट्स किसके लिए यूज होता है? डिस्क्रीट सेट्स के लिए होता है। और ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं, एक ये वाला ब्रैकेट और एक ये वाला ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, इसको ओपन ब्रैकेट भी कहा जाता है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसे क्लोज ब्रैकेट भी कहा जाता है। इन दोनों का यूज क्या है? दीज ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर कंटीन्यूअस है, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, लगातार चीजें होनी चाहिए। उस सिचुएशन में हम लोग किसी भी सेट को लिखेंगे तो कंटीन्यूअस होना चाहिए। कंटीन्यूअस सेट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इन दोनों ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा इनमें और हम समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि भाई क्या है इनका मतलब, वो भी थोड़ा सा हम लोग यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं। Is it clear or not? So लिया जाए, एक एक एग्जाम्पल लिया जाए इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा मैंने ऐसा लिखा, एक सेट है A बराबर, और यहां लिखा मैंने 2,3, दोनों तरफ से मैंने क्या कर दिया? इसको क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? 2,3 ओनली 2,3 नहीं, वो किसमें था? कर्ली ब्रैकेट्स में था। वो कर्ली ब्रैकेट्स में था, इसके अंदर ये कंटीन्यूअस सेट है। इसके अंदर क्या है? ये कंटीन्यूअस सेट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है the values of a, किसकी वैल्यू है ये? A की। A lies between 2 and 3 and also 2 and 3 are included। सही बात है भाई। मतलब उसने बोला कि अगर कोई चीज जैसे मान लीजिए 2 है और ये क्या 3 है, तो 2 और 3 के बीच में सारी वैल्यू, इसका मतलब ये चीज कंटीन्यूअस होगी ना, कोई चीज ब्रेक नहीं हुई, और जिसमें ये वाला बंदा भी शामिल है और ये वाला बंदा भी शामिल है। मतलब 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यू शामिल है, और 2 और 3 खुद भी क्या है? शामिल है। क्योंकि मैंने इसका दूसरा नाम बताया था कि कौन सा ब्रैकेट्स है? क्लोज ब्रैकेट्स है। मतलब मेरा कहने का मतलब मैं आपसे कहूं, इसका डायग्राम अगर मैं यहां पर दिखाऊं, तो ये अगर 2 वैल्यू है और ये अगर 3 वैल्यू है, इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यू आएंगी। ये 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज आएंगी, जिसमें 2 भी शामिल होगा और कौन शामिल होगा? 3 भी शामिल होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये कंटीन्यूअस सेट हो गया। अगर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि वो तो ओनली 2 और 3 था, तो 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यू है, जिसमें 2 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। तो ये हमारा क्या हुआ बाबा? कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस का मतलब समझिए कि मैंने ये जो ग्राफ दिखा रखा है, मैंने जो इसको रंग रखा है, मैंने इसमें जो कलर कर रखा है, चॉक से जो मैंने लिख रखा है, वो कंटीन्यूअस है, ना कि बीच में टुकड़े हैं। डिस्क्रीट वाला जो होता है वो टुकड़े वाला होता है, और कंटीन्यूअस में ये लगातार पोर्शन आता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो एक और एग्जांपल लिया जाए, सेम एग्जांपल को इसी में समझते हैं। एक और लिया जाए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखूं छोटा ब्रैकेट्स लगा के एक और एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूं। जैसे मान लीजिए उसी सेट का नाम मैंने A लिखा, A बराबर, और इस बार मैंने छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल किया, 2 कितना लिखा? 3 लिखा, और इसको मैंने दूसरा नाम भी बोला था ओपन ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट्स इसका मतलब क्या है? A। इसका मतलब समझते हैं आप भाई, द वैल्यूज ऑफ A लाइज बिटवीन 2 and 3। बस सीधी सी बात, लाइज बिटवीन 2 and 3। अगर मान लीजिए बस वो क्या के बीच की वैल्यू है, किसके बीच की वैल्यू? 2 और 3 के बीच की वैल्यू है, 2 और 3 के बीच की वैल्यू है। इज इट क्लियर और नॉट? और अगर आप क्लियर लिखना चाहते हैं तो मान लो लिख लो, आप 2 और 3 के आगे लिखना चाहते हो वेयर, जहां वेयर 2 and 3 are
नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इसका मतलब क्या है कि भाई उस केस में क्या था, वैल्यू पहले वाले केस में, पहले के बाद में दूसरा हमने कौन सा स्टेप बताया था आप लोगों को, क्लोज वाला बताया। तो क्लोज वाले के अंदर क्या था कि वो 2 और 3 खुद भी शामिल था, लेकिन ये तो क्या था, इसका दूसरा नाम क्या है, ओपन है। तो 2 और 3 शामिल नहीं है, तो जो चीज मैथमेटिक्स में शामिल नहीं होता है तो उस पर क्या लगाया जाता है, गोला। क्या लगाया जाता है, गोला। तो इस गोले का मतलब है, इस बात का ध्यान रखिए, जहां पर भी किसी ग्राफ में दिखाया जाए, इसका मतलब है नॉट इंक्लूडेड, मतलब शामिल नहीं है। नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड का मतलब है वो बंदा उसमें शामिल नहीं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यू क्लोज वाले में भी शामिल की जा रही थी, और 2 भी शामिल किया जा रहा था, और क्या किया जा रहा था, 3 भी शामिल किया जा रहा था। 2 भी शामिल किया जा रहा था और 3 भी शामिल किया जा रहा था, किसमें, क्लोज में। लेकिन ओपन में क्या है कि बस बीच की वैल्यू शामिल की जा रही है, ना तो 2 शामिल किया जा रहा है और ना 3 शामिल किया जा रहा है। तो ये डिफरेंस आज समझ में आ गया होगा। इसमें वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 2 से नहीं होगी, 2 से आगे से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, 2.9 तक ही जाएगी। कहां तक जाएगी, 2.9 तक ही जाएगी। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के हम लोग इसमें ब्रैकेट्स की बात करते हैं। इन ब्रैकेट्स को हमने यहां पर देखा कि ये ब्रैकेट्स क्या होते हैं, तो ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने 3 टाइप के यहां पर क्या देखे हैं, ब्रैकेट्स देखे हैं। कर्ली ब्रैकेट्स देखा है, कर्ली ब्रैकेट्स देखा है, ओपन ब्रैकेट्स देखा है और क्लोज ब्रैकेट्स देखा है। जिसमें हम लोग पहले जब छोटे क्लासेस में देखते हैं 9, 10, 8 वगैरह में ब्रैकेट्स का तो नॉलेज आ ही जाता है, तो वहां पर भी हमारे पास 3 ही टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। बस हमने इसका यहां पर मीनिंग आपको ये बता दिया कि ऐसा होता है। आई होप दिस इज क्लियर। एक छोटा सा बात और कर लेते हैं हम लोग, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे छोटी सी बात हम लोग इसमें एक और करेंगे, जिसमें एक डेफिनेशन हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, वास्तविक संख्या रेखा। रियल नंबर लाइन की बात करने जा रहे हैं हम लोग, वास्तविक संख्या रेखा। तो क्या डेफिनेशन होता है रियल नंबर लाइन का, तो मैंने लिखा x एक्सिस इज नॉन एज, x एक्सिस इज नॉन एज रियल नंबर लाइन। x एक्सिस इज नॉन एज रियल नंबर लाइन। ठीक है साहब, ये कौन सी नई बात बता दी आपने, हाँ होता है। ये मैंने आपको x एक्सिस आपके सामने यहां पर शो की, ये यहां पर एक पॉइंट दिखाया ओरिजिन, इसके राइट साइड की वैल्यू क्या होगी साहब, पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या होगी साहब, नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये जो पॉइंट होता है इसे कहा जाता है हम लोग क्या, रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। इसे क्या कहा जाता है, रेफरेंस पॉइंट या फिर क्या कहा जाता है, ओरिजिन। मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी मैथमेटिकल डिस्कशन हम लोग जो करेंगे वो इसी ओरिजिन के अबाउट करेंगे, ओरिजिन से ही सब कुछ मेजरमेंट करेंगे। जितनी भी डिस्टेंसेस हमें नापनी है सब कुछ काम हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो ओरिजिन के राइट साइड की वैल्यू वो होगी क्या, पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और सब कुछ जो मेजरमेंट किया जाएगा वो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें जो भी जैसे जैसे हम ओरिजिन के राइट साइड जाएंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड, जो वैल्यू का मैग्नीट्यूड का मतलब मापांक, उसको मान बढ़ता जाएगा, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह। इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव साइड है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो इधर भी बढ़ता जाएगा। तो हम किसी भी प्रकार का नंबर इस रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। जैसे हमें कोई कहेगा कि भाई x बराबर 2 बताओ, y बराबर 5 बताओ, तो इस टाइप के हम लोग नंबर हम लोग प्लॉट कर लेंगे। x एक्सिस तो इसीलिए नाम दे दिया क्योंकि इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। बाकी हम चाहे कोई भी बात करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, उसके बाद y क्या आता है तो हम यही जनरली लाइन खींचते हैं, ऐसा नहीं कि वर्टिकल लाइन खींचते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इसीलिए हम लोगों ने इसका क्या नाम दे दिया बाबू, x एक्सिस नाम दे दिया। तो रियल नंबर लाइन का डेफिनेशन क्या होता है,
जैसे मान लीजिए कि हमें कोई कहे एक जैसा एक छोटा सा बात बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर कि एक छोटा सा एग्जांपल लेने की हम लोग कोशिश करें। जैसे मान लीजिए 9th-10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा भी होगा कि कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग इसके अंदर इसके ऊपर पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, करेक्ट। तो जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया लेकिन आप बखूबी नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके समझ लीजिए, मुझे कोई कहे कि भाई एक एग्जांपल लिखा मैंने, मुझे कहा कि भाई प्लॉट x बराबर 5 ऑन नंबर लाइन बोलो चाहे आप रियल नंबर लाइन बोलो, बात एक ही है। x बराबर 5 ऑन नंबर लाइन, तो सीधी सी बात है, कौन सी बड़ी बात है, ये यहां पर हमने ओरिजिन दिखाया और ये x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, राइट साइड आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर x बराबर 5 की जगह मान लीजिए x बराबर -3 होता, एक और नंबर होता, तो -3 हम किस तरफ आ जाते, लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन आ जाते, तो ये x बराबर कितना आ जाता, -3 आ जाता। इज इट क्लियर और नॉट? तो ओरिजिन के राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो सारी की सारी पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये तो नंबर आप लोग ऐसे प्लॉट कर ले। तो एक और छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे ये तो नंबर रेशनल नंबर थे, x बराबर 5, x बराबर -3, इनको तो हम बहुत आराम से हमारा स्केल लिया, नंबर लाइन पे नापा और हम लोगों ने क्या किया कि भाई ये 5 है तो 5 सेंटीमीटर स्केल से हमने नाप लिया, 5 मतलब सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो वो वगैरह हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो वैसे लिखना चाहिए x बराबर 5, तो ये मान लीजिए कि सेंटीमीटर का डाटा है, किसका डाटा है, सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के नंबर जब भी हम प्लॉट करेंगे तो बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, इसमें ना किंतु ना परंतु कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। सो एक और बात करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमें कोई कहे कि भाई प्लॉट करो, क्या प्लॉट करो, प्लॉट x बराबर √2 ऑन द नंबर लाइन। इंटरेस्टिंग भाई, √2, तो हमने क्या किया, तो बोला था सर, कभी बताया था आपको सर ने, तो हम लोगों ने क्या किया, x बराबर √2, x बराबर जो मेरे पास √2 था, √2 को हमने लिखा 1.414, ठीक है ना, ऐसे लिखा और हमने नंबर लाइन खींच दी और ये नंबर पॉजिटिव दिखाई दिया, तो ये ओरिजिन था और ओरिजिन के बाद यहां पर वाले 1 आया और फिर थोड़ी सेट चेपा-चेपी करके और यहां पे हमने बोला कि ये 1.414 है और इसी का वैल्यू क्या है, √2 है। तो भाई ये तो गड़बड़ है, आपने चेपा-चेपी कर दी इसमें, आपने कहा कि साहब यहां से लेकर यहां तक आपने 1 सेंटीमीटर नापा, फिर 1 के अंदर ये जो आगे वाला पोर्शन है ये 1 था और ये आगे वाला पोर्शन को आपने कहा कि भाई ये क्या कर दिया, 0.414 इतने पोर्शन को बोल दिया और इसे प्लॉट कर दिया। नहीं, ये नहीं चलेगा, ये सरासर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने तो एप्रोक्सीमेशन लिया है और एप्रोक्सीमेशन लिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है। तो इस टाइप का जो नंबर था, ये √2 जो नंबर है, इस टाइप के नंबर को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। हम आगे बात करेंगे इनकी, इन्हें कहते हैं हम लोग क्या, इर्रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को प्लॉट करने का सबसे पहले जो श्रेय दिया था नंबर लाइन पे, वो दिया था पाइथागोरस साहब ने। किसने दिया था, पाइथागोरस साहब ने। क्या कहते थे पाइथागोरस, इरेशनल नंबर को प्लॉट करने का सबसे पहले जो श्रेय दिया था वो किसने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था। तो मैं इसको एक बार मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं रहता बोर्ड पे, इसीलिए मुझे बार-बार चीजों को रफ करना ही पड़ेगा। तो मतलब मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं कि भाई टू प्लॉट, एक छोटी सी बात करेंगे, बाद में भी ये चीज मेरे ध्यान में आ गई इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। टू प्लॉट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, और जो श्रेय जाता है वो साहब किसको जाता है, पाइथागोरस साहब को जाता है। किसको जाता है, पाइथागोरस साहब को जाता है। पाइथागोरस ने ही सबसे पहले आइडिया दिया था कि भाई इरेशनल नंबर को प्लॉट करने के लिए हम आइडिया देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आप चेपा-चेपी करेंगे, क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। तो उन्होंने क्या कहा, पाइथागोरस थ्योरम आप सब बच्चा बहुत अच्छे से जानता है
कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये कोई एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस कितना बाबा, b स्क्वायर। हिंदी में कहते हैं परपेंडिकुलर का मतलब लंब है, आधार है, और ये कर्ण है। इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस साहब ने कैसे प्लॉट किया वो भी देख लेते हैं। तो ये उन्होंने क्या लिखा भाई, नंबर लाइन खींची और उसके बाद ये ओरिजिन उन्होंने डिसाइड कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी तरफ से उन्होंने 1 सेंटीमीटर का एक लंबाई खींची स्केल से, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की लंबाई खींची और फिर ऐसे ही ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर की लंबाई खींची, करेक्ट। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे नंबर अपने दिमाग में 2 नंबर सोच लो जिनका स्क्वायर को ऐड करके किसी तीसरे स्क्वायर के बराबर आए। ऐसे 2 नंबर सोच लो जिनका स्क्वायर करके उनका सम किया जाए और एक तीसरे नंबर के बराबर आ जाए, उसके स्क्वायर के नंबर के बराबर आ जाए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। इसका मतलब अल्टीमेटली ये 2 नंबर उन्होंने लिए, तो h स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो h स्क्वायर बराबर 2 हो गया, तो h बराबर कितना हो गया, √2 हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि इस वाली लंबाई को इससे ओरिजिन से मिला दिया। ये 1 ये एंगल यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये यहां पर लंबाई कितनी बन गई, √2। फिर उन्होंने कंपास लिया, यहां पर कंपास की नोक रखी और फिर यहां से उन्होंने एक क्या काटा, चाप काटा मतलब ऐसे आर्क दिया। इसी आर्क को फिर इधर भी अगर घुमा दिया जाए तो जहां पर ये नंबर लाइन को काटेगा, जिस पॉइंट पर काटेगा वो √2 होगा और ओरिजिन के इधर काटेगा तो वो क्या होगा, -√2 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो ऐसे कोई भी 2 नंबर सोच लीजिए जिनके स्क्वायर का सम उसका तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाए और जहां से आपका काम निकल जाए। आई होप दिस इज क्लियर। तो √2 कैसे बना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, बस मेरे ध्यान में आ गया तो बस मैंने जस्ट आपको क्विक एक रिवीजन करा दिया। ये आप लोगों ने 9th 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा। आई होप दिस इज क्लियर। तो टू प्लॉट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन सबसे पहले श्रेय किसने दिया था, पाइथागोरस साहब ने दिया था। अच्छा, पाइथागोरस का भी एक का चेला था जिसका नाम था हिप्पोसस। ये जो आइडिया दिया था, ये खैर मैं आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसकी डिटेल कहानी सुनाऊंगा कि इरेशनल नंबर का डिस्कवरी कैसे हुआ और किसे श्रेय जाता है और श्रेय किसे मिल गया। इज इट क्लियर और नॉट? सो खैर ये चीज मेरे सामने अभी नंबर लाइन मैंने बात करी तो मैंने आपको ये चीज बता दी। सो किसी भी जितनी भी इरेशनल नंबर है उन्हें प्लॉट करने का यही तरीका था और ये श्रेय जाता किनको है, पाइथागोरस साहब को जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। इज इट क्लियर और नॉट? फिर थोड़ा हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एनपी करके लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट या फिर मैथमेटिकल सिंबल्स। इंपॉर्टेंट की बात छोड़ दीजिए, वैसे तो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। मैथमेटिकल सिंबल्स, सिंबल्स मतलब चिन्ह। ऐसे चिन्ह इस्तेमाल किए गए जिसकी सहायता से मतलब लैंग्वेज ना लिख के आप बस सिंबल से काम चला सकते हैं। इसीलिए हम लोग मैथमेटिकल सिंबल्स पढ़ने जा रहे हैं। सो मैथमेटिकल सिंबल्स की बात हम लोग करने जा रहे हैं कि क्या मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं। तो जैसे पहला सिंबल्स की हम लोग बात करें, ये हम बखूबी जानते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल टू। ये कौन सा साइन होता है, इक्वल टू साइन होता है, मतलब बराबर होता है। अगर इधर कुछ रख दे इधर कुछ रख दे, मतलब आप बखूबी जानते हैं, बहुत पढ़ते आ रहे हैं। मैं इसको फालतू में ही आपको ये बता रहा हूं कि हाँ ठीक है, बस मैं एक इंग्लिश करवा दे रहा हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
फिर अगर मैं ऐसे क्रॉस कर दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, मतलब ये इसके बराबर नहीं है। तीसरी बात हम लोग करें, जैसे मान लो यही मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसी चिन्ह की बात करें हम लोग, इसका मतलब होता है टेंड्स टू, क्या होता है, टेंड्स टू, टेंड्स टू का मतलब इसकी तरफ जा रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं x टेंड्स टू y, मतलब है x किसकी तरफ जा रहा है, y की तरफ जा रहा है, y हुआ नहीं है, y की तरफ जा रहा है, x टेंड्स टू क्या है, y, तो x किसकी तरफ जा रहा है, y की तरफ। तो आप इसे पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का तरीका ये हो जाएगा, x टेंड्स टू व्हाट, y, x किसकी तरफ जा रहा है, y की तरफ जा रहा है। फिर हम लोग अगला सिंबल्स की बात कर ले यहाँ पे, तो ये सिंबल को हम लोग बखूबी यूज किया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, देयरफॉर, क्या कहते हैं इसको बच्चा, देयरफॉर, ये देयरफॉर सिंबल आ जाता है। फिर थोड़ा सा आगे की बात करें हम लोग, जैसे मान लीजिए ये वाला सिंबल आया, इसे हम लोग कहते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, उल्टा ए। फिर ये सिंबल आता है हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं देयर एग्जिस्ट, क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट, इसे हम लोग देयर एग्जिस्ट के नाम से जानते हैं। फिर अगला सिंबल आता है, इसको हम लोग आई ई, तो इसे हम लोग कहेंगे दैट इज, दैट इज मतलब अगर हम बड़ा ना लिख सके तो छोटा लिखे, तो ये मैथमेटिकल सिंबल्स में आता है दैट इज, ये देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई, उल्टा ए को हमने बोला फॉर ऑल, और इस प्रकार का सिंबल भी आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में बहुत यूज किया है, देयरफॉर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, टेंड्स टू, x टेंड्स टू y। तो ये अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो इसका मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना, मतलब फॉर ऑल, तो इसका हिंदी में मतलब सोचेंगे कि फॉर ऑल का मतलब सभी के लिए, इसका मतलब हिंदी में उल्टा ए, देयर एग्जिस्ट, मतलब ऐसा x होता है या ऐसा y होता है, इसका मतलब ऐसा हम लोग समझेंगे। इज इट क्लियर और नॉट। कुछ और सिंबल्स लेते हैं, इसी में बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है, तो इसलिए बार बार मुझे इसे रफ करना पड़ रहा है। सो खैर कोई बात नहीं, रफ तो करना ही पड़ेगा, बिना रफ के काम थोड़ा चलेगा। सो अगला सिंबल्स की हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, और वो है ये अगला सिंबल्स। इस सिंबल्स की बात करें हम लोग, इसका मतलब होता है इंप्लाइज दैट, क्या होता है, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब होता है इंप्लाइज दैट, दिस इज द इंप्लाइज दैट। अगली बात कर ले हम लोग इसके अंदर, अगर दोनों तरफ से तीर का निशान दिखा दे तो इसे कहा जाता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। इज इट क्लियर और नॉट, यदि और केवल यदि, मतलब बाई डायरेक्शनल, अगर ऐसा है तो ऐसा है, और अगर ऐसा है तो ऐसा है। इज इट क्लियर और नॉट, इंप्लाइज दैट, देयरफॉर, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, दैट इज। फिर और हम बात करते हैं, इस प्रकार का सिंबल भी हम लोग देखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा, क्या कहा जाता है इसे, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है इट इज यूज फॉर कंटिन्यूअस समेशन ऑपरेटर, मतलब क्या भाई साहब आपका कहने का, समेशन का मतलब होता है क्या, जोड़ना होता है। सिग्मा का काम सीधा सीधा क्या होता है, जोड़ना होता है। किसको जोड़ना होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार चीजों को जोड़ना होता है। जो कंटिन्यूअस चीजें हैं उनको जोड़ने के काम में इसको हम लोग लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सिग्मा, ये हो गया हमारा सिग्मा। वैसे ही एक और सिंबल होता है जिसको हम पाई की तरह देखते हैं, तो ये सिंबल भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑपरेटर। क्या कहा जाता है इसे, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑपरेटर, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑपरेटर, मतलब ये लगातार चीजों को गुणा करने के काम आता है। इनके यूज में आगे बताऊंगा आपको, लेकिन बस आपको ये चीजें अगर दिखाई दे तो आप ये समझ लेना कि सर ने बताया था इसका काम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑपरेटर। जहां कहीं भी क्वेश्चन आएगा अभी या फिर सीक्वेंस सीरीज में इनका ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इनको वहां डिटेल डिस्कस करूंगा। इनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लेकिन अगर आपको ये दिखाई दे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है।
टेंशन करने की जरूरत नहीं। फिर एक और सिंबल हम लोग ऐसा देखते हैं, ऐसा, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं इसे? बिलोंग्स टू, मतलब संबंध रखता है। और अगर मैं इसको ऐसे करके काट दूं तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। तो एक हो गया बिलोंग्स टू, दूसरा हो गया नॉट बिलोंग्स टू। और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, जहां कहीं भी आएंगे तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि भाई क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको क्या काम करते हैं। वो जहां भी होगा मैं इसको और वहां पर ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। इज इट क्लियर और नॉट? फिर हम थोड़ी सी और सिंबल्स की बात करते हैं, थोड़ा सा और सिंबल्स की बात करते हैं। और सिंबल्स की बात करते हैं तो अगला सिंबल्स होता है, इसे कहते हैं यूनियन। यूनियन, यूनियन मतलब संगठन। यूनियन इज ए स्ट्रेंथ। यूनियन इज ए स्ट्रेंथ। यूनियन इज ए स्ट्रेंथ। उसी हिसाब से संगठन में शक्ति। जैसे मान लीजिए यूनियन का यूज कैसे करेंगे, इसका मतलब आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। यूनियन का मतलब होता है कि भाई अगर दोस्ती, मतलब आप समझिए कि जोड़ना, दोस्ती के अंदर क्या होता है? जोड़ना होता है। दो दोस्त होते तो मिल बांट के काम करते। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए और यूनियन क्या लिखा मैंने? बी। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ए यूनियन बी, मतलब ए का यूनियन है किसके साथ? बी के साथ है। मतलब कैसे, समझाइए जरा इसको। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एक सेट है ए, इसके पास जो एलिमेंट है वो लिखा हुआ है 1 2 3, और एक सेट है बी, उसके पास जो एलिमेंट है वो लिखे हुए हैं ए बी सी। और अगर हमसे कोई कहे कि भाई बताओ ए यूनियन बी क्या है, तो सिंपली होगा कि जो ए के पास है और जो बी के पास है दोनों को मिला के लिख दीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 2 3 ए बी और सी। तो ये हमारा एक नया सेट आ गया, ए यूनियन बी। तो साहब अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता कि साहब इसके पास भी ए होता और यहां भी ए होता तो क्या इसे हम दो बार लिखते? तो मैंने बोला दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने लिख भी दिया तो वो चीज गलत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ए यूनियन बी का सिंपली मतलब है जितने लोग ए के पास हैं और जितने लोग बी के पास हैं दोनों को मिला के लिख दीजिए। रिपीट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने रिपीट करा भी दिया तो कोई गलती नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। इसको अगर हम लोग ए यूनियन बी को अगर डायग्राम की सहायता से दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने एक ब्लॉक बनाया, एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है, ये ए है और ये बी है। ए और बी के अंदर जितने लोग आ रहे हैं सबको यहां पर क्या कर दो, आप रंगाई कर दीजिए, सबको कलर कर दीजिए। जो टोटल पोर्शन आएगा ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन क्या कहलाएगा? बी। मतलब ए और बी का एसोसिएशन कहलाएगा। जितने एलिमेंट ए के पास हैं वो सारे के सारे लिख दो, जितने एलिमेंट्स बी के पास हैं वो सारे के सारे लिख दो। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये हमारा क्या मतलब होता है यूनियन का। मैंने इसमें आपको बताया कि अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स ए वाला यहां होता या 2 यहां होता और इसको दो बार लिखने की जरूरत थी क्या? तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, वो मैंने आपको भी बता दी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ए यूनियन बी का मतलब अगर हम पिक्चर में दिखाएंगे तो जितने लोग ए के पास है जितने लोग बी के पास है सबको क्या कर दिया जाए? कलर कर दिया जाए, मतलब उनको एक साथ ही दिखा दिया जाए, तो वो ए यूनियन बी। मतलब आप ये समझ सकते हैं दोस्ती की तरह है। यूनियन का मतलब जोड़ना, जोड़ना, जोड़ना। 3 होते तो तीनों को मिला के लिख देते, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती। इज इट क्लियर और नो? ठीक है।